हेलो स्टूडेंट्स, इलाइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे यहाँ पे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से रिलेटेड हमने नर युग्मक तक यानी नर युग्मक का निर्माण और उससे रिलेटेड जो भी संरचनाएं वो हमने पूरी कंप्लीट की है। क्योंकि हम लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मादा युग्मक का निर्माण, और मादा युग्मक का निर्माण कहाँ पर होगा, उन सभी संरचनाओं से रिलेटेड हम सारी बातें यहाँ पर सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्त्री केसर गुरु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी का दूसरा नाम क्या है? बीजांड, और एक है भ्रूणकोश। इसके बारे में हम सीखेंगे। देखिए, जैसे अपन बात करते हैं, सबसे पहले हमने बात की थी कि पुष्प जो होते हैं वो किसी भी प्लांट के क्या होते हैं? जनन भाग होते हैं। अब उसके भी दो चक्र, जैसे अपन बात करें, एक तो आवश्यक और एक सहायक चक्र। तो आवश्यक चक्र में एक तो अपन ने बताया था पुमंग, और एक क्या बताया था? जायांग। ठीक है, तो पुमंग तो क्या है? नर जनन भाग, और जायांग क्या है? मादा जनन भाग। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे हमारे पास यहाँ पर ये टॉपिक है तो इससे रिलेटेड, तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर यह है, जैसे पुष्प जो होता है, पुष्प का मादा जनन भाग, मादा जनन भाग, तो मादा जनन भाग वो क्या है भाई? जायांग है। ठीक है, तो पुष्प का मादा जनन भाग जो होता है वो क्या होता है? जायांग होता है। और इसकी एक इकाई जो होती है वो क्या होती है? देखो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गाइनोशियम, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये। ठीक है, और जो जायांग है इसकी एक यूनिट जो है उसको बोलते हैं स्त्री केसर या अंडप, यानी एक इकाई, जायांग की एक इकाई को स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे स्त्री केसर से रिलेटेड कुछ बातें। स्त्री केसर को इंग्लिश में जैसे अपन बात कह सकते हैं यहाँ पे कार्पल्स या पिस्टिल भी कहा गया है, यानी सिंगल यूनिट ऑफ गाइनोशियम जो होगी वो क्या होगी इसकी, यानी इसको अपन क्या बोलेंगे? पिस्टिल, या दूसरा नाम क्या है इसका? कार्पल। ठीक है, अब देखिए ये तो थी इससे रिलेटेड बात। अब दूसरी बात हम क्या बताते हैं यहाँ पे? दूसरी बात हम बात यहाँ पे कर रहे थे, एक मिनट स्टूडेंट्स, ओके। देखिए, हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो पुष्प होता है उसका जायांग की बात करते हैं, तो जायांग का एक इकाई जो है वो स्त्री केसर है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्त्री केसर से रिलेटेड। देखिए, स्त्री केसर जो है उसके 3 भाग होते हैं। देखिए, जैसे हम बात करें सबसे पहले, यानी स्त्री केसर के 3 भाग कौन कौन से हैं वो बात करते हैं। सबसे ऊपरी पार्ट जो है उसको नाम दिया गया है क्या? वर्तिकाग्र। दूसरी बात हम बात करें यहाँ पे, जो दूसरा पार्ट है वो क्या है? यहाँ पर ये जो है वो क्या है? वर्तिका। और यहाँ पे जो यानी फूला हुआ पार्ट है नीचे वो क्या होता है? अंडाशय। अब जो वर्तिकाग्र जो है ये क्या काम करता है? एक तरीके से जो पोलन ग्रेन है, जो परागकण है, वो यहाँ पर आकर गिरेंगे, यहां पर आकर स्थित होंगे। ठीक है, तो वर्तिकाग्र जो होती हैं वो परागकणों को ग्रहण करने का काम करती हैं, अवतरण मंच का काम करती है, स्टेज का काम करती है। ठीक है, दूसरी बात कि यहां से जब ये पोलन ग्रेन जो है, परागकण जो है वो अंकुरित होंगे तो ये यहां से होकर गुजरेंगे। तो ये एक नलिका रूपी संरचना है वर्तिका, जो इसको एक माध्यम प्रोवाइड करवाती है। किसको? परागकण से क्या विकसित होंगी, क्या निकलेंगी? पराग नलिका। तो पराग नलिका को माध्यम। दूसरी बात, वर्तिका जो होती है वो वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने का काम भी करती है। तीसरी बात करें स्त्री केसर का, स्त्री केसर का तीसरा जो सबसे लास्ट पार्ट है उसको क्या कहते हैं अपन? फूला हुआ भाग है वो क्या होता है? अंडाशय। ठीक है, अब ये जो अंडाशय होता है इसका आंतरिक भाग जो है वो छोटे छोटे चैम्बर में बटा होता है, कोष्ठकों में बटा होता है। इसके बारे में हम क्या जो आगे बढ़ेंगे, गुरु बीजाणुधानी है जिसको अपन बीजांड बोलते हैं, उसके अंदर बताएंगे। तो ये तीसरा पार्ट जो है अंडाशय के बारे में बात की, और अंडाशय जो है वो तीसरा भाग है। ठीक है, तो ये तो थी बात इससे रिलेटेड। अब देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पे कि पुष्प से रिलेटेड बात आ रही है। ठीक है, अगर पुष्प के अंदर एक, या तो क्या हो सकते हैं, पुष्प के अंदर एक अंडक हो सकता है, या क्या हो सकते हैं? एक से ज्यादा हो सकते हैं। अगर पुष्प में एक अंडक, एक स्त्री केसर पाया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? एक अंडपी। और एक से ज्यादा पाया जाएगा तो क्या कहलाएगा? बहुअंडपी। देखिए, समझ में आई होगी बात। अगर पुष्प है, पुष्प में एक क्या पाया जाएगा? स्त्री केसर, एक स्त्री केसर या अंडक हो,
तो उसे हम क्या कहेंगे, एक अंडपी कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे भाई, एक अंडपी, ठीक है, एकांडपी बोल सकते हैं उसको। अब दूसरी बात क्या होगा, यहां पर दूसरी बात क्या समझनी है कि जैसे समझो कि जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें अंडप क्या होते हैं या स्त्रीकेसर जो होते हैं ना वो एक से ज्यादा होते हैं, तो उनको क्या कहेंगे अपन, बहुअंडपी। स्त्रीकेसर एक से अधिक, भाई जैसे अपन बात करें एक से क्या हो, अधिक हो, जब एक से अधिक हो तो उसको क्या कहेंगे अपन, बहुअंडपी। अब ये दोनों स्ट्रक्चर जो है बहुअंडपी में दो चीजें और याद रखनी है। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें जो ये स्त्रीकेसर और अंडप जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, अलग अलग, तो इसको बोलते हैं व्युक्तांडपी। और जब ये जो अंडप है वो परस्पर क्या हो, जुड़े हुए हो, तो इनको कहते हैं युक्तांडपी। देखिए स्त्रीकेसर या अंडप बहुअंडपी है, बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है, पृथक है। यानी क्या है भाई, पृथक यानी अलग अलग, तब तो इसे अपन क्या कहेंगे, व्युक्तांडपी। व्युक्तांडपी, ठीक है। और अगर अंडप जो है, अंडप क्या हो, परस्पर मिले हुए हो, परस्पर मिले हुए हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे युक्तांडपी। युक्तांडपी और एक है व्युक्तांडपी, इसको बोलते हैं सिनकार्पस और इसको बोलते हैं एपोकार्पस, ठीक है। अब देखिए आपको एक बुक के अंदर आपके एग्जाम्पल बता रखे हैं, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे बहुअंडपी है और साथ साथ क्या है, बहुत सारे अंडप है वो परस्पर क्या है, जुड़े हुए हैं, तो उसको क्या कहेंगे अपन, युक्तांडपी। पेपावर में यानी पेपावर सोमनीफेरम में इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, पेपावर में बहुअंडपी और युक्तांडपी का एग्जाम्पल दे रखा है। देखिए ये तो थी बात हमारे पास। देखो हमने बात यहाँ पे की है कि पुष्प का जो मादा जनन भाग है वो जायांग है, और जायांग की एक इकाई क्या है, स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर के 3 भाग हैं। इसके अलावा देखो आपको बताया गया क्या कि ऐसे जायांग, देखो मैंने क्या बताया कि अगर स्त्रीकेसर एक पाया जाएगा तो क्या कहलाएगा, एक अंडपी। एक से ज्यादा पाए जाएंगे क्या कहलाएगा, बहुअंडपी। अगर ये बहुत सारे हैं लेकिन क्या है, पृथक है, तब क्या कहलाएगा, व्युक्तांडपी यानी एपोकार्पस। और अगर परस्पर क्या है, मिले हुए हैं, संयुक्त हैं, मिले हुए का मतलब है संयुक्त, मिले हुए का मतलब ध्यान रखना आप, क्या, संयुक्त। अगर संयुक्त है तो इसको क्या कहेंगे अपन, युक्तांडपी, ठीक है। तो ये तो थी बात हमारे पास इससे रिलेटेड। अब हम बात करेंगे यहां पर कि जो गुरु बीजाणुधानी, और गुरु बीजाणुधानी का दूसरा नाम क्या है, बीजांड। देखिए मैंने क्या बताया कि एक स्त्रीकेसर जो होती है, स्त्रीकेसर के 3 भाग है, अंडाशय, और इस अंडाशय जो होता है, जो अंडाशय होता है, अगर अपन इसको काट के देखें, देखो ये अगर इसको अपन यूं सेक्शन काटेंगे, जैसे ये अंडाशय है ऐसे, ये वाला, इसको अपन सेक्शन काट के देखेंगे तो ये क्या है, चैम्बर में बटा हुआ पाया जा सकता है, यानी कोष्ठों में बटा हुआ पाया जा सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होती है कि ऐसी संरचना पाई जाती है, ठीक है, और उस संरचना को क्या नाम दिया गया है, बीजांड, ठीक है। तो हम नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, बीजांड। और बीजांड का जो दूसरा नाम है वो क्या है, गुरु बीजाणुधानी, ठीक है। तो पहले गुरु बीजाणुधानी और फिर गुरु बीजाणुधानी में क्या होगा, भ्रूण कोश होगा, उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो अपन यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आएगा वो आएगा गुरु बीजाणुधानी, ठीक है। इसको एक बार नोट कीजिए, फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बीजांड। इसको इंग्लिश में ओव्यूल एंड मेगा स्पोरेंजिया भी बोलते हैं। देखो माइक्रो स्पोरेंजिया जैसे लघु बीजाणुधानी, तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, मेगा स्पोरेंजिया यानी गुरु बीजाणुधानी। और गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणु का निर्माण होगा और गुरु बीजाणु में फिर क्या होगा, मादा युग्मक, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे बीजांड की। देखिए बीजांड जो है उसके बारे में एक बार वापस से बता देता हूं। देखिए जैसे अपन बात करें कि हमने अभी बात की है, ये एक स्ट्रक्चर आपको बताया है ऐसे,
और इस स्ट्रक्चर में ये जैसे हमने बात की ये वाली स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, अंडाशय। और इस अंडाशय का जब अपन सेक्शन काटते हैं तो ये क्या होता है, कुछ कोष्ठों में बटा हुआ होता है, और इस कोष्ठों में बटा होने के कारण, जैसे ये कोष्ठ में बटा हुआ है, ठीक है, इन कोष्ठों में बटा हुआ है, और इस कोष्ठ में क्या होती है, कुछ विशेष प्रकार की संरचना पाई जा रही है, अंडाकार संरचना पाई जा रही है, और इस अंडाकार संरचना को ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है वो यहाँ पर यह है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, बीजांड, ओव्यूल, या दूसरा नाम है इसको गुरु बीजाणु धानी, ठीक है। तो इस गुरु बीजाणु धानी की बात करेंगे हम, ठीक है, समझ में आया। प्रजेंस यानी इसकी पोजीशन कहां पर है उससे रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो थी बात इससे रिलेटेड। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आवर्त बीजी पादपों के अंडाशय में स्थित अंडाकार संरचना, ठीक है। इस संरचना को क्या नाम दिया गया है, बीजांड, और बीजांड का दूसरा नाम क्या है, गुरु बीजाणु धानी, ठीक है। अब क्या बता रखा है इसकी बीजांड के बारे में बात करें। देखिए एक प्रारूपिक बीजांड की बात करें, सबसे ज्यादा जो आवर्त बीजी पादप या जो एंजियोस्पर्म में पाया जाता है उसकी बारे में बात करें, आवर्त बीजी पादप की बात करें तो आवर्त बीजी पादप में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है उससे रिलेटेड बात करेंगे। देखिए जो गुरु बीजाणु धानी या बीजांड जो है इसके बाहर की ओर दो आवरण पाए जा रहे हैं। देखिए जैसे बाहर की ओर आवरण पाया गया उसको क्या है, बाह्य अध्यावरण, इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटेग्यूमेंट्स, और एक क्या हो गया, देखो एक तो जैसे अपन बात करते हैं इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल, यानी आउटर और एक इनर भी कह सकते हैं। तो एक तो बाह्य अध्यावरण और एक क्या हो गया, अंत अध्यावरण। कुछ बीजांड ऐसे होते हैं जिनमें अध्यावरण नहीं पाए जाते, तो एटेग्मिक ओव्यूल कहा जाता है उन्हें, ठीक है। अब देखिए जैसे सबसे पहले अपन ने इसके बारे में बात की, एक स्थान पर ये जो अध्यावरण है वो बीजांड के अंदर नहीं पाए जा रहे, उसको क्या कहते हैं, बीजांड द्वार, ठीक है। अब ये जो बीजांड जो होता है, बीजांड ये अंडाशय में एक व्रंतनुमा संरचना के द्वारा जुड़ा होता है जिसको क्या बोलते हैं हम, बीजांड व्रंत, ये वाली स्ट्रक्चर। अब इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, देखिए यहां पे बात बता रही है प्लेसेंटा या अपरा, वो बता देता हूं। देखिए होता क्या है, समझो कि अभी मैंने बात की है यहां पर, ये एक स्ट्रक्चर बताइए आपको, वापस बताता हूं और पूरी चीजें वापस बताऊंगा, एक बार समझ लीजिए। देखिए ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारे पास है और यहां पर ये समझो कि आप इसकी बात कर रहे हैं और ये एक संरचना से ऐसे जुड़ा हुआ होगा यहां पर। तो ये जो संरचना है ये समझो कि ये तो हमारे पास क्या हो गया, अंडाशय, और ये यहां पर जो जुड़ा हुआ है इसको कहेंगे हम, जिस संरचना से ये जुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं अपरा या प्लेसेंटा, अपरा या प्लेसेंटा। देखिए मैं आपको यहां पर सबसे पहले क्या बताया कि बीजांड या गुरु बीजाणु धानी के बारे में बात करें, अंडाशय में स्थित अंडाकार संरचना क्या कहलाती है, बीजांड कहलाती है। बीजांड का दूसरा नाम क्या है, मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है। दूसरी बात कि बीजांड जो है वो अंडाशय में जिस स्थान से जुड़ा हुआ है, जिस स्थान से अंडाशय में जिस स्थान से जुड़ा हुआ है उस स्थान को क्या नाम दिया गया है, अपरा, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, ठीक है। अब ये अलग अलग तरीके से जुड़े हुए होते हैं, प्लेसेंटेशन जो आपने 11th क्लास में सीखा था, ये तो थी बात हमारे पास इससे। अब दूसरी बात, ये अंडाशय में एक व्रंतनुमा संरचना के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो ये जो व्रंतनुमा संरचना, डंठन नुमा संरचना है, इसको क्या कहेंगे अपन, बीजांड व्रंत। ये बीजांड व्रंत बीजांड में जिस स्थान में धसा हुआ है उस स्थान को क्या नाम दिया गया है, हाइलम। देखो लाइनें समझ में आनी चाहिए आपको,
हमने क्या कहा, पहले ही आपको समझ में आ गया होगा। प्लेसेंटा समझ में आया क्या? प्लेसेंटा क्या होता है कि ये जो बीजांड है वो अंडाशय में जिस स्थान पे जुड़ा हुआ है उसको अपरा नाम दिया गया। अब अपरा से एक व्रंतनुमा संरचना है वो निकल दी है इसको, यानी इस बीजांड के अंदर व्रंतनुमा संरचना के द्वारा ये अपरा से जुड़ा हुआ है, तो व्रंतनुमा संरचना है उसको क्या बोल रहे हैं अपन? बीजांड व्रंत। अब बीजांड व्रंत इस बीजांड के अंदर जिस स्थान से धसा हुआ है उसको क्या कहेंगे अपन? हाइलम। और फिर यहां पर क्या होता है, ये हाइलम ऊपर जाकर ये जो है ये वाला संरचना, यानी बीजांड के अंदर एक फूली जिस स्थान पे हाइलम से जुड़ा हुआ है और एक फूली नुमा संरचना बनाता है, उभार उत्पन्न हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रीफे। दूसरी बात मैंने क्या बताई कि जो बीजांड होते हैं उसके चारों ओर 2 आवरण पाए जा रहे हैं। अगर 2 आवरण पाए जा रहे हैं तो बाह्य अध्यावरण और एक क्या हो गया? अंतः अध्यावरण। एक स्थान के ऊपर अध्यावरण क्या होता है? नहीं पाया जाता, और ये अध्यावरण नहीं पाया जाएगा, वहां पर एक छिद्रनुमा संरचना बन रही है, उस संरचना को क्या नाम देंगे अपन? बीजांड द्वार। ठीक है, बीजांड द्वार के ऊपर विपरीत जो संरचना होती है ऊपर की ओर, यानी जो दूसरी संरचना विपरीत, उसको क्या कहते हैं? निभाग। एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं आपको, एक हमारे पास यहां पर संरचना आएगी बीजांड काय, यानी बीजांड का सबसे अधिकतर भाग जो मृदुतक का बना हुआ है, मृदुतक कोशिकाओं का, पेरेनकाइमा टिश्यू का बना हुआ है, उस रचना को क्या नाम दिया गया है? बीजांड काय। ये पूरा इसको ऐसे कवर्ड किया हुआ है और इसको कहेंगे अपन क्या? बीजांड काय। यानी मुख्य जो संरचना पाई जा रही है उसको अपन क्या कहेंगे? बीजांड काय। अब अपन बात करेंगे कि बीजांड के अंदर एक संरचना स्थित होती है, उस संरचना को कहेंगे अपन क्या? भ्रूण कोश। ये जो इससे रिलेटेड बात है, फिर अपन क्या करेंगे? यहाँ पे भ्रूणकोश के बारे में पढ़ेंगे और उसका परिवर्धन कैसे होता है, मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन कैसे होता है, गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, उससे रिलेटेड बात करेंगे। एक बार मैं वापस से पूरी संरचना बताता हूं। सबसे पहले हमने क्या बात की? देखिए, सबसे पहले हमने बात यहां पर की है, क्या बात की है? सबसे पहले हमने बताया कि बीजांड जो है वो एक बीजांड क्या है? अंडाशय में एक अंडाकार संरचना बीजांड है। अब बीजांड जो है वो अंडाशय में एक संरचना से जुड़ा हुआ है, उसको अपन ने क्या नाम दिया? प्लेसेंटा। अब बीजांड जो है वो व्रंतनुमा संरचना से अंडाशय के अंदर जुड़ा होता है, उसको क्या नाम दिया अपन ने? बीजांड व्रंत। जिस स्थान बीजांड व्रंत बीजांड में जिस स्थान से संगलित होता है, ये बीजांड व्रंत जहां पे जुड़ा उसको क्या नाम दिया अपन ने? हाइलम। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि जो बीजांड है उसका मुख्य जो भाग है वो मृदुतक कोशिकाओं का बना हुआ है, इसको क्या कहेंगे अपन? बीजांड काय। इसके अलावा यहाँ पर ने बात की कि बीजांड जो है उसके चारों ओर 2 आवरण पाए जा रहे हैं, अधिकतर आवर्त बीजी पादों पे इसी प्रकार का पाया जाता है। इसके बारे में बात करें, 2 आवरण पाए जा रहे हैं, एक तो बाह्य अध्यावरण, अंदर की ओर पाया जा रहा है अंतः अध्यावरण। इसके अंदर एक मुख्य संरचना पाई जाती है जिसको क्या कहेंगे अपन? भ्रूणकोश। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो भ्रूणकोश कैसे परिवर्तित होता है उससे रिलेटेड बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट, समझने की कोशिश कीजिए आप कि जैसे हमने यहां पर क्या बात की थी कि जैसे एक तो जैसे नरजनन भाग, जैसे अपन बात करें परागकोश, और परागकोश के अंदर लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या बने? लघु बीजाणु, और लघु बीजाणु के अंदर फिर परागकण, और परागकण से क्या है? नर युग्मक। उसी प्रकार यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे जायांग, जायांग के बाद में स्त्री केसर, और स्त्री केसर से गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी का दूसरा नाम क्या है? बीजांड। बीजांड के अंदर क्या होगा? भ्रूणकोश जो गुरु बीजाणु है, और गुरु बीजाणु के अंदर फिर क्या होगा? मादा युग्मक। ठीक है, तो ये तो थी बात इससे रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा हमारे पास गुरु बीजाणु जनन, और गुरु बीजाणु के अंदर दूसरी बात हम यहाँ पे करेंगे कि ये जो भ्रूणकोश होता है उसका निर्माण कैसे होता है और उसके बारे में स्ट्रक्चर थोड़ी सी बताता हूँ कि जो भ्रूणकोश होता है ना, इसके अंदर कितनी संरचनाएं पाई जा रही है। देखो, ये जो कोशिकाएं हैं बीजांड द्वार की ओर स्थित है, इनको कहेंगे अपन यानी अंड समुच्चय, जिसमें 2 सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका होती है। ये प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है, प्रति व्यासांत कोशिकाएं कह सकते हैं। और ये वाली जो सेल है इनको क्या कहते हैं अपन? ध्रुवीय द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय कोशिकाएं कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी बात हमारे पास इससे रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे गुरु बीजाणु जनन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिर गुरु बीजाणु जनन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे यहाँ पे गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, और हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट होगा भ्रूणकोश और उसका परिवर्धन। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। देखिए गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन।
गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन। देखिए आपको एक बात बताते हैं, ये बीजांडकाय कहां पे पाया जा रहा था? गुरु बीजाणु धानी में, ठीक है। और इस बीजांडकाय की कोई भी कोशिका सघन जीव द्रव्य युक्त हो जाएगी तो उस कोशिका को कहेंगे अपन गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जो क्या है? द्विगुणित है। इस द्विगुणित कोशिका में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन से कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 4 कोशिकाएं बनेंगी, यानी 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। तो सीधी सी बात है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ये थी बात इससे रिलेटेड। नेक्स्ट अपन को क्या बात बतानी है? इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। देखो ये चारों गुरु बीजाणुओं से इस भ्रूणकोश का परिवर्धन नहीं होता। देखो इससे इसका निर्माण होगा, वो कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसी के अंदर क्या होता है। देखो ये जो है, जैसे हमने पढ़ा परागकण, परागकण क्या है? एक तरीके से नर युग्मकोद्भिद को निरूपित करता है, यानी नर युग्मकोद्भिद मतलब उसके अंदर नर युग्मक होगा। इसी प्रकार गुरु बीजाणु से किसका निर्माण होगा? गुरु बीजाणु की तुलना आप देखो, गुरु बीजाणु है, एक है लघु बीजाणु, तो उन दोनों की अपन क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं, समकक्ष है एक तरीके से। तो गुरु बीजाणु से लघु बीजाणु से क्या बनेगा? परागकण। तो गुरु बीजाणु से क्या बनेगा? ये भ्रूणकोश, और फिर परागकण के अंदर क्या था? नर युग्मक। तो भ्रूणकोश के अंदर क्या होता है? मादा युग्मक। यानी यहां से, यानी इस गुरु बीजाणु से हम अब नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ेंगे वो यहां तक पहुंचेंगे, ठीक है। वो कैसे होता है उसके बारे में समझिए। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि 4 गुरु बीजाणुओं में से एक गुरु बीजाणु जो होता है वो सक्रिय रहता है, बाकी अन्य जो 3 गुरु बीजाणु हैं वो यानी एक तरीके से निष्क्रिय रहते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इसको पोषण प्रदान करके। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। भ्रूणकोश का दूसरा नाम क्या है? मादा युग्मकोद्भिद। इसका परिवर्धन कैसे होगा? एक गुरु बीजाणु से होता है। देखिए एक गुरु बीजाणु जो होगा उसका केंद्रक है वो विभाजित होगा। विभाजित होगा तो कितने केंद्रक बनेंगे? 2 केंद्रक। ये 2 केंद्रक बनेंगे, और इन दोनों केंद्रकों में, यानी केंद्रक है विभाजित हुआ और विपरीत ध्रुवों की ओर क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। 2 केंद्रक बनेंगे और दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाएंगे। इन दोनों केंद्रकों में वापस से 2-2 बार समसूत्री विभाजन होता है। इस प्रकार प्रत्येक ध्रुव की ओर कितने केंद्रक बनेंगे? 4 केंद्रक बनते हैं। ये 4 केंद्रक बनेंगे, यानी 4 केंद्रक ऊपर की ओर, 4 केंद्र क्या बन गए? नीचे की ओर। इन 4 केंद्रकों में से एक केंद्र क्या आता है? मध्य में आता है, ठीक है। और मध्य में जुड़कर क्या बनाता है? ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक बनाते हैं। इनके चारों ओर फिर एक कोशिका झिल्ली का भी क्या हो जाएगा? निर्माण। इसके अलावा ऊपर की ओर कितने केंद्रक रह गए? 3। नीचे की ओर भी कितने केंद्रक रह गए? 3। इन तीनों केंद्रकों के चारों ओर भी कोशिका झिल्ली का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाता है। तो कोशिका झिल्ली का निर्माण हो गया, ठीक है। तो अब जैसे अपन बात करें ऊपर की ओर जो 3 कोशिकाएं हैं जो बन गई, उन कोशिकाओं को नाम दिया जाएगा प्रतिव्यासांत कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका। और जो नीचे की ओर की जो 3 कोशिकाएं हैं उनको कहेंगे अपन अंड समुच्चय। इस अंड समुच्चय में एक जो कोशिका होती है वो तो अंड कोशिका यानी मादा युग्मक का निर्माण करेगी, और जो 2 कोशिकाएं होती है उनको कहते हैं अपन सहायक कोशिका। तो इस प्रकार ये एक तरीके से किसका परिवर्तन होता है? भ्रूणकोश का परिवर्तन। क्योंकि 4 गुरु बीजाणु बने हैं और इन 4 गुरु बीजाणु में से एक गुरु बीजाणु से किसका निर्माण हुआ है? भ्रूणकोश का निर्माण हुआ है। तो इसको नाम दिया गया है एक बीजाणुविक विकास। देखो यानी ऐसे पूछ लेता है कि एक बीजाणुविक भ्रूणकोश या एक बीजाणुविक विकास किसे कहा गया है? देखो 4 गुरु बीजाणु हैं, 4 गुरु बीजाणु, और इस 4 गुरु बीजाणु में से किसका? एक गुरु बीजाणु से, एक गुरु बीजाणु से किसका निर्माण हुआ? भ्रूणकोश का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार का विकास जो है वो एक बीजाणुविक कहलाता है। एक बीजाणुविक परिवर्धन या एक बीजाणुविक विकास कहलाता है, ठीक है। पहली बात, जो भ्रूणकोश होगा उसको पोलीगोनम टाइप का भ्रूणकोश कहते हैं। पोलीगोनम टाइप का भ्रूणकोश क्यों कहा जाता है?
क्योंकि एक कोशिका में कितनी कोशिकाएं स्थित है भाई? 7 कोशिकाएं, लेकिन केंद्र कितने हैं? 8 हैं। 8 कैसे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां भी दिख रहे हैं 8 केंद्रक है। तो 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय संरचना विकसित होती है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? पॉलीगोनम टाइप का भ्रूणकोश। आवर्तबीजी पादपों में इसी प्रकार का भ्रूणकोश परिवर्धन पाया जाता है। यानी आप एक बार वापस से रिवाइज कीजिए, हमने यहां पर मादा जनन भाग से स्टार्ट किया है और मादा युग्मक तक पहुंचे हैं। अब इन दोनों का संलयन होना जरूरी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आप जो वीडियो देखते हो तो कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा कीजिए, जिससे मेरे को पता चलेगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स देख रहे हैं और कौन कौन से स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक दिन हम क्या करेंगे, एक दिन इससे जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी बात है वो हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।